दोस्तों वैसे तो दीपक फर्टिलाइजर के जो नंबर्स हैं वो एक हफ्ते पहले ही आ गए, बट इसके स्टॉक में जो है थर्सडे से एकदम लगातार बढ़ोतरी हो रही। थर्सडे तो इनफैक्ट इसमें 20% का अपर सर्किट भी लगा हुआ था। फ्राइडे में ये 3-4% तक बढ़ गया। तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स थे, उनमें से कुछ एक व्यूअर्स ने मेरे से क्वेश्चन किया कि दीपक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो बनाइए, इसका शेयर क्यों बढ़ रहा है और इसमें हमें एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी दोस्तों। उसके बाद मुझे खगालना पड़ा इस कंपनी को। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, बट मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि इस स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है करके। बट इसके बारे में कुछ शॉकिंग चीज़ें मैंने देखी दोस्तों। तो इसमें इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं वो भी मुझे पता लगे, इसमें इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या हैं वो ज़्यादा है दोस्तों, वो ध्यान से सुनिएगा, तो वो मेरे को पता लगे। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि उसी बारे में हम डिस्कशन करें। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और साथ ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमको कि नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो के एंड में ही वो चीज़ें बताऊंगा। मैं औरों की तरह नहीं हूँ दोस्तों, मेरे हर एक कंटेंट में वैल्यू मिलती है, एक एक वर्ड वैल्यूएबल रहता है। हर वर्ड में मेरे आपको मिलेगा कि कुछ ना कुछ जानकारी है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं लास्ट में नहीं चीज़ें शेयर करूँगा, मैं हर वीडियो के हर एक पार्ट में वो चीज़ें शेयर करूँगा। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिए बस। तो दोस्तों इसके बारे में जो मेरे को पहली चीज़ पता लगी कि ये जो कंपनी है टाइम टू टाइम जो है नए नए एक्विजिशन वगैरह करती रहती है और इसका जो पोर्टफोलियो है वो एकदम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में है दोस्तों। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई ना, लेकिन अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ये गलत बात है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सुनो। क्योंकि मान लो अगर आप कोई एक बिजनेस कर रहे हो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, ठीक है, रेस्टोरेंट चला रहे हो, आप उसको ढंग से नहीं चला पा रहे हो, उसी की चीज़ें आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो आपके सामने कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, भैया मेरी बगल में दुकान बिका हुआ है वो भी खरीद लो, तो आप खरीद लोगे क्या? सोचोगे यार कि अभी मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, उसी को मैं ढंग से चला लूँ, उसके बाद सोचेंगे। तो इसका जो कोर बिजनेस है वही ढंग से अगर नहीं चल रहा है तो यार आप एक्वायर करके क्या करोगे? बट यही काम बस ये कर रही है, हर टाइम पर कुछ ना कुछ नया नया एक्विजिशन कर रही है। अब देखो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हालांकि काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूँगा। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो मेजर जो बिजनेस है इसका इंडस्ट्रियल केमिकल्स का है, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह ये बनाती है। और साथ ही जो है लीडिंग मैन्युफैक्चर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की एक्चुअली ये जो शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, अमोनियम नाइट्रेट के प्रोडक्ट्स को ही लेके इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में इसने काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन कर लिया था। और क्रॉप न्यूट्रिशन वगैरह ये बनाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो मतलब उनके लिए खाद वगैरह, मतलब इस तरीके का प्रोडक्ट ये बनाती है। और उसके साथ ही वैल्यू एडेड रियल इस्टेट, यानी कि रियल इस्टेट में भी ये कंपनी आ चुकी है। रियल इस्टेट इन द सेंस जैसे कि मतलब वैल्यू एडेड इन द सेंस कि जो इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है उसका, उस तरीके कमर्शियल रियल इस्टेट हो गया, अंदर आपको पूरा मतलब फर्निशिंग वगैरह करके अपने ही प्रोडक्ट बेचते हैं, उस तरीके का ये रियल इस्टेट की में भी ये कंपनी काम करती है। और इसके साथ ही ये कंपनी जो है हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी बना रही है और इसके अलावा कीटाणु नाशक और अलग अलग तरीके के जो है ये प्रोडक्ट ये भी बना रही है। अभी इस टाइम पे कोविड के टाइम पे इसने ये चीज़ स्टार्ट करी है। तो ये इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ, आप चाहें तो फ़ोन करके मंगा सकते हैं, इनके ईमेल आईडी पे भी आप कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी ये अभी बना रही है। और इसके अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे अवार्ड्स विनिंग भी इसने काम किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, काम भी अच्छे भी किए हुए हैं इसने। अब दोस्तों इस कंपनी की हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1979 में ये कंपनी जो है अमोनिया मैन्युफैक्चरर के तौर पे ये स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये रियल इस्टेट हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए और फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, इनफैक्ट रेस्टोरेंट वगैरह का भी ये काम ओपन कर रही है और साथ ही हैंड सैनिटाइज़र का, मतलब इस तरीके के सेक्टर में ये आ चुकी है। तो ये इसके फैक्ट हैं दोस्तों। अब हम आ गए हैं दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। 1447 करोड़ का इसने रेवेन्यू किया था लास्ट दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें, 1575 करोड़ का अभी किया हुआ है, यानी कि 8% का ग्रोथ है। 216 करोड़ से 273 करोड़ हुए हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें 25% का ग्रोथ है। 42 करोड़ से 48 करोड़ किया हुआ है इसने इंटरेस्ट, यानी कि ज़्यादा किया हुआ है, यानी कि 12% इंटरेस्ट इसका बढ़ा है, डेट ज़्यादा हुआ है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 87 करोड़ से 113 करोड़ इसका हुआ है, यानी कि 29% का ग्रोथ है। और प्रॉफिट मार्जिन इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से 17% हुए, यानी कि 2-2.5% का इसमें भी ग्रोथ है।
और अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा की, तो 4,685 करोड़ का जो सेल था इसने लास्ट ईयर में किया था, 5,808 करोड़ का सेल जो है इसने 23% का इसमें ग्रोथ है। इस साल में जो है 5,808 करोड़ का इसने सेल किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें 464 से 955 हुआ है, 105% का जंप। इंटरेस्ट 242 से 187 हुआ है, 22% इसने इंटरेस्ट कम किया हुआ है। नेट प्रॉफिट इसका 87 करोड़ से 400 करोड़ हुआ है, 358% का अच्छा खासा जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके 10% से 16% हुए, यानी कि 6% का इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ। अब देखते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई देगी, वो ध्यान से देखना। आपने देख लिया होगा, देख लिया तो कमेंट करो। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा दोस्तों, तो 55.8% का इसमें प्रमोटर का स्टेक है, ठीक है, और उसमें से 76% जो है प्लेज है। 76% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने लोन लिया हुआ है अपने शेयर्स को गिरवी रखते, है ना। अब ऐसे बिजनेस को ग्रो करके क्या मतलब है, आप बताओ, आप बताओ ना मेरे को। और आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इसमें 0.68% का स्टेक है। एफआईज का इसमें 3.01% का स्टेक है। नोवा सिंथेटिक लिमिटेड का जो है इसमें 42% का हाईएस्ट पब्लिक जो प्रमोटर शेयर होल्डर है, हाईएस्ट यही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर इसमें 0.263% का स्टेक है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, यानी कि जो पब्लिक शेयर होल्डर है ना, ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या एफआईज हैं या डीआईज हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें। एक हाईएस्ट की अगर बात करें 0.26 है, 1% भी स्टेक जो है बराबर नहीं है यार। तो पता नहीं क्यों ये यूफोरिया हो जा रहा है लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा कसम से। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 30% का जो है इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, एचएनआईज वगैरह का है। ये सब लोगों का डेटा है दोस्तों, एक इंडिविजुअल का नहीं है। और नॉन इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें ओवरऑल 39% का स्टेक है। तो एक तरीके से जो है दोस्तों ये एक पहला फैक्टर मुझे दिखाई दिया। आगे भी आपको दिखेगा, एक एक करके आपको हर एक चीज़ दिखाई देगी, चलते रहते हैं आगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा इसमें मेरे को पॉजिटिव ये लगी कि इसने जो रिटर्न दिए हुए हैं वो नेगेटिव में नहीं दिए हुए हैं, बल्कि इतने प्लेज पड़े हुए हैं प्रमोटर की शेयर, अभी तक मतलब नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। पता नहीं क्या है इसका रीज़न। 1 डे में इसने 4% का रिटर्न दिया, 1 वीक में 34%, 1 मंथ में 40%, 3 मंथ में 88%, 6 मंथ में 140%, ईयर टू डेट में 152%, 1 ईयर में 273%, 2 ईयर में 193%, 3 ईयर में 32%, 4 ईयर में 50%, 5 ईयर में 152%, 10 ईयर में 127%। यानी कि अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा 10 साल के टाइम होराइजन में इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसने हर टाइम फ्रेम में बराबर रिटर्न दिए, अच्छे रिटर्न दिए। अब दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। यहाँ पे हमको 2-3 बड़ी चीजें इसके बारे में मिलने वाली हैं, चलिए देखते हैं। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसका कंपनी का नाम है, 396 का अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। फ्राइडे को जो है ये 4.32% बढ़ा हुआ है। मार्केट कैप इसका कितना, 4,091 करोड़। इंटरप्राइज वैल्यू कितना, 6,760 करोड़। डेट कितना है इसके पास में, 2700 के आसपास में डेट है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ है। पी इसका 10 है। प्राइस टू बुक 1.51, फेस वैल्यू 10। कैश इसके पास में 259 करोड़ है। बुक वैल्यू इसका 262 है। डिविडेंड यील्ड 0.73। डेट इसके पास में देखो कितना है, 2927 करोड़। 2927 करोड़ दोस्तों मायने रखता है, 4,000 करोड़ की कंपनी यार। डेट अगर इसका थोड़ा सा अगर शेयर का प्राइस अगर गिर जाता है तो डेट टू इक्विटी इसका काफ़ी बेकार दिखाएगा उसके बाद में। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखो इसका कितना, 55% का, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग की उसमें तो कोई खराबी नहीं है। ईपीएस इसका जो है 38 है। आरओसी इसका 6 है। आरओई इसका 4 है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में दिखा रहा है। हालांकि इस बार का जो डेटा आया हुआ है ये थोड़ा सा अच्छा आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पी इसका 9 है और प्राइस टू बुक इसका 1.44 है। ईवी टू ईबिट इसका 7.51 है। ईवी टू ईबिटा 5.84 है। ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड 1.27 है। ईवी टू सेल्स इसका 0.96 है। पैग रेशियो इसका 0.03 है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.79% है। आरओसी इसका 16.96% है। आरओई इसका 14.81 है। यानी कि आरओसी आरओई में बढ़त हुई है। पी और प्राइस टू बुक भी कम हुआ है, लेकिन अभी तो शेयर का प्राइस 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बढ़ रहा है, तो अभी भी उसी लेवल पर आ चुका होगा। लेकिन आरओई में बढ़त हुई है। और अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की, वो हमने ऑलरेडी वीडियो में स्टार्टिंग पॉइंट पे देख ली है। जब क्वार्टरली रिजल्ट हम देख रहे थे तो उसमें भी पॉजिटिव ग्रोथ आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तो वही है ना दोस्तों की, मतलब इसका जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ी हुई है। पी भी अगर इसका देखा है और पीयर्स के साथ में तो बराबर ही आ रहा है, एवरेज का ही पी है। तो दिक्कत इसमें बहुत है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इसमें 10 बार सोचिए, मैं यही कहूँगा। अगर पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की अगर बात करें दोस्तों, क्या प्रॉफिट बनाया यार।
इतना अच्छा मतलब इस कंपनी के स्टॉक को वैल्यूएशन दे दिया, इसके स्टॉक का प्राइस इतना अच्छा दे दिया, इसने रिटर्न क्या दिया है इन्वेस्टर्स को उसके बदले? लगातार इंटरेस्ट बढ़ी जा रहा है, देखते हैं ना। सेल्स इसका 4300, 4100, 5900, 6700, 4600, कोई मतलब कोई इसका जो रिटर्न है वो कुछ मतलब इसका कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा। अभी कर्जा देखो कितना हो गया, इंटरेस्ट इसका 2016 में 130 करोड़ था मात्र, 121, 173, 229, कर्जा बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसी हिसाब से अगर प्रॉफिट ग्रोथ होती, कर्जा बढ़ता भी तो कोई दिक्कत नहीं थी, कर्जे में तो लगातार ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट देखो नवंबर मार्च के महीने से जो 2019 का साल था वहाँ से 2020 आते आते कितना हो गया, 6742 से 4685 हो गया। कर्जा 229 से 242 हो गया। कर्जा मतलब कि इंटरेस्ट ही इतना पे करना पड़ रहा है। अब बताओ क्या इंटरेस्ट इतना पे करने के बाद, जितना इंटरेस्ट पे कर रही है उतना तो कंपनी नेट प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है ना। जितना रेवेन्यू कर रही है उसके बाद में जो प्रॉफिट हो रहा है टैक्स और अपना ये करके, तो सारा प्रॉफिट तो ऐसे ही चला जा रहा है इंटरेस्ट वगैरह करने में। इन्वेस्टर्स को क्या कमा के देगी फिर ये कंपनी? नेट प्रॉफिट देखो आप, 116, 154, 162, 70, 87, कोई ग्रोथ हुई है? 2016 में इससे अच्छा ये कंपनी थी। 2016 के इसके स्टॉक का प्राइस भी देख लो, 2016 में स्टॉक का प्राइस कहाँ था और अभी कहाँ पे है। 2016 में ये जो स्टॉक था ये इसी लेवल पर था 2016 में, बल्कि इससे कम था, और रेवेन्यू इस कंपनी का काफ़ी अच्छा हो रहा था, है ना। 156 का स्टॉक प्राइस था, रेवेन्यू इससे डबल हो रहा था। और आज की डेट में रेवेन्यू जो है इसके उसका आधा हो गया, और प्रॉफिट उसका आधा हो गया, और स्टॉक का प्राइस उसका डबल है। सोच सकते हो दोस्तों कितना वैल्यूएशन है। वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, वॉल्यूम प्राइस एक्शन पे मत जाओ आप, इसको टेक्निकली तो बिल्कुल देखो ही मत। फंडामेंटली वीक है अगर कंपनी, तो इसको हम टेक्निकली नहीं देख सकते। हालांकि चार्ट पैटर्न्स काफ़ी अच्छा है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बता रहा है, बट इसको जब तक फंडामेंटल नहीं होंगे भैया तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और अगर इसके बैलेंस शीट पे हम करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट देखें तो एसेट भी इसके जो है करंट लाइबिलिटीज से कम है। क्या पॉजिटिव है इसमें बताओ? स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं यार, बढ़ते हुए स्टॉक का प्राइस देख के जरूरी नहीं है कि वो किसी अच्छे रीजंस की वजह, उसके रीजंस भी हम देखेंगे, लेकिन वो कुछ खास नहीं है। अगर पहले कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तुम्हारे पास में पहले से ही कैश नहीं पड़ा हुआ है, एक्वायर कर रहे हो दूसरी दूसरी चीज़ों को, तुम एक तो संभालो यार। अब मान लो एक बीवी है आपके पास में, उसको बच्चे को खाना नहीं खिला पा रहे हो आप, अब दूसरी शादी करोगे फिर जब तक एक को नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे। तो वही चीज़ होती है, बच्चे पालने हैं तो एक बच्चा भी काफ़ी है, आप उसको ढंग से पाल लो, क्या ज़रूरत है 20-20 बच्चे। और मालिक और देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है कंपनी, और रिटर्न वर्सेस एफडी रेट जो है, एफडी से भी रिटर्न अच्छे नहीं दिए। डिविडेंड ये देती है कंपनी, डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर लें क्या? एंट्री पॉइंट भी अच्छा नहीं है। एएसएम लिस्ट में भी है स्टॉक, आप देख लो एएसएम लिस्ट में स्टॉक आ गया, और दूसरी दो रेड फ्लैग इसके अंदर में फाउंड हो रहे हैं, एक एएसएम लिस्ट में और एक प्रमोटर का जो है प्लेज है। एएसएम लिस्ट मैंने कई बार आपको बताया, जो सेबी की सर्विलांस में आ जाते हैं जो ये कंपनीज वगैरह होती हैं, अचानक से स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है करके, तो ये स्टॉक भी आ गया है। प्लेज वगैरह काफ़ी है। डिफ़ॉल्ट के रिस्क बहुत ज़्यादा है सर इस कंपनी के ऊपर, पैसा ना लगाओ जितना उतना अच्छा है। ग्रोथ को मत देखो इसमें, फाइनेंशियल को देखो बस। स्टॉक के प्राइस को बढ़ने का रीज़न दोस्तों एक ही है, यही खबर है, और मुझे लगता नहीं है दोस्तों इस खबर की वजह से कोई ज़्यादा खास प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद की ये खबर है। बढ़ना होता उसी टाइम पे भी बढ़ जाता, 1-2 दिन बाद बढ़ जाता, फिर फ्राइडे को क्यों बढ़ा या थर्सडे को क्यों बढ़ा? ये भाई साहब कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है इसके अंदर में ऑपरेटर है भैया, और इस स्टॉक से जितना हो सके बच के रहो, नहीं तो फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, कि कोई अगर पहले से ही पोजीशन बना के रखा हुआ है ना, बहुत अच्छा मौका है निकलने का, ठीक है, निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाद में मेरे से मत बोलना यार, स्टॉक अगर ऊपर चला जाए तो मेरे से मत बोलना कि मतलब आपकी वजह से। आप चाहो तो बने रहो यार, लेकिन मेरा जो राय है ना, अगर मैं होता आपकी जगह पर, कसम से मैं प्रॉफिट बुक करके आ जाता उसमें। अब आप देख लो आपको कैसे करना है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन मेरा काम है यार आपको अलर्ट करना, आपको थोड़ा सा रियलिटी वगैरह बताना। अगर आपको यार मेरी इस बात से मतलब थोड़ा गलत लगता है तो भाई आई एम सॉरी, बट रियल बात बताऊंगा फिर भी मैं। ये मेरा मतलब, मैं इस चीज़ को पीछे नहीं हटूंगा कि यार लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही मैं भी बोलूँ। मैं बताऊंगा जो है, वो जो रियलिटी है वही बताऊंगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और हमारा डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये प्लेलिस्ट आप अगर नहीं चेक कर रहे हैं तो उससे भी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी वो चलेगा, लेकिन क्या रहता है इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, ऐसी रिसर्च आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमने 10 से 12 घंटे मेहनत करके जो है कंपनीज के टोटल डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। जो वैल्यू है आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, आपका 10 से 12 घंटे जो रिसर्च करने में आपका टाइम लगता है उसकी बचत होगी, और साथ ही आप इसको जो है फ्री टाइम में भी अपने देख सकते हो। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप इनको देख सकते हो, तो आपका अच्छा खासा टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के टाइम का जो है खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल